फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम ऐसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि कभी भी हम राष्ट्रपति को नहीं भूलेंगे, इतना आसानी से पढ़ेंगे और हमेशा के लिए याद रखेंगे फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताए गए हैं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताए गए फ्रेंड्स। तो देखिए हम किस प्रकार से भारत के जो राष्ट्रपति है उसको आसानी से कैसे याद करेंगे। तो इसको मैंने एक ट्रिक बना रखी है इसके लिए। तो ये ट्रिक क्या होगी फ्रेंड्स? ट्रिक है फ्रेंड्स हमारी पक्कानी निकादु यो ससम। ठीक है ना, पक्कानी निकादु यो ससम। फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी। यदि आपको ये ट्रिक याद हो गई तो देख लो कि आपने पूरा भारत का राष्ट्रपति एक ही मिनट में इसी ट्रिक में समझ लिया। ठीक है ना, मान के चलो ये पक्कानी है, एक ग्रुप पक्कानी वालों का है, एक ग्रुप ये निकादु वालों का है और ये यो है, इसका कोई ग्रुप नहीं है। मान के चलो ये यो किसी के साथ नहीं रह रहा, इसके पास इतनी बड़ी योग्यता हो गई है कि ये किसी के साथ रहना मतलब पसंद नहीं करता है। ठीक है, और एक ग्रुप किसका है? ससम लोगों का है। तो पकानी का एक ग्रुप हो गया, ठीक है, निकादू का एक ग्रुप हो गया, यो का कोई ग्रुप नहीं है, वो इसके पास बहुत बड़ी योग्यता है इसलिए वो किसी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, और ससम एक ग्रुप है। ठीक है ना, पकानी निकाद यो ससम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पकानी निकाद यो ससम, और इसी के भीतर अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसको तो कैसे याद करते हैं। देखिए फ्रेंड, देखो पहले सबसे पहले हम देखते हैं 52। 52 में क्या है? प का नी, पकानी नी का दू यो स म। ठीक है ना, यहाँ मैंने अनुच्छेद लिखे हैं 52, 53, 54, 55 पूरे 61 तक लिखे हुए हैं, और यहाँ इसकी ट्रिक लिखी है फ्रेंड्स, पकानी निकाद यो ससम। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 को देखिए फ्रेंड्स। अनुच्छेद 52 में क्या है? प का मतलब क्या है? पद। यानी कि अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। ठीक हो गया। पहले मैं आपको एक बार सरल में समझाता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक हो गया, पहले मैं एक बार आपको समझाता हूँ। 52 में क्या है? पद के बारे में कहा गया है, राष्ट्रपति के पद के बारे में। अनुच्छेद 53 में का मतलब क्या हो गया? कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि जो कार्यपालिका का प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 53 में ये चीज़ लिखी गई है। अनुच्छेद 54 में नी का मतलब क्या होगा? निर्वाचन, पक्कानी। ठीक है, नी आ गया ना, नी का मतलब निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, कैसे कौन कौन से लोग वोट देंगे। ठीक हो गया ना। अनुच्छेद 55 में है नी, यानी कि निर्वाचन की विधि, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की विधि क्या है, कौन किस प्रकार का कोटा होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति के लिए, तो इसमें कोटा संबंधी बात की गई अनुच्छेद 55 में। ठीक हो गया। अनुच्छेद 56 में क्या है? का यानी कि कार्यकाल। अनुच्छेद 56 क्या बता रहा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल बता रहा है। अनुच्छेद 57 दो माने कि दोबारा नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कोई बार पहले राष्ट्रपति बना है तो वो क्या हो सकता है? दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 यो का कोई ग्रुप नहीं था, यानी कि उसकी बहुत बड़ी योग्यता थी। तो यानी कि यहाँ योग्यता की बात की गई, राष्ट्रपति की योग्यता की बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। फिर देखिए फ्रेंड्स 59 में, 59 क्या है? ससम। 100 का मतलब क्या होता है? शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है ना। ठीक है, फिर है फ्रेंड्स 60 में क्या होगा? 100 ससम। तो 100 दूसरी 100 में क्या आएगा? शपथ। ठीक है ना, 100 से 60, 100 से शपथ। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, शपथ। ठीक है, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाई जाती है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 में क्या है? मौ में महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाएगा, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात रखी गई है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका पहले आपको इसमें सारांश में बताया, अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो बार बार क्या किए जाते हैं? परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा है अनुच्छेद 52। ठीक हो गया, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या किस चीज़ की बात की गई थी? पद, पकानी। ठीक है ना, पकानी। ठीक है, तो मान की यानी कि अनुच्छेद 52 में पद, यानी कि राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। ठीक है ना, किस चीज़ की बात की गई है? 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। और फ्रेंड्स ये देखिए कि जो भारत का राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि
भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या आंसर होगा? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि भारत का जो महाभियोग लगता है ना, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आसानी से समझे होंगे कि राष्ट्रपति का पद लिया गया ब्रिटेन से, और महाभियोग, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। आप जानते हैं कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक हो गया, अनुच्छेद 52 में ये उल्लेखित है फ्रेंड। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 53। ठीक है ना, का मतलब कार्यपालिका का प्रदान। ठीक हो ना, ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में साफ साफ लिखा गया फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रपति होगा वो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक हो गया। जो राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। कितनी सेना होती है? 3 सेना होती है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। तो तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है ना, कि सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न बार बार बनता है। यहाँ पे लिखा है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक हो गया। परंतु यदि क्वेश्चन यहीं पे घुमा के पूछा गया कि वास्तव में संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, कौन होगा? प्रधानमंत्री। यहाँ पे आदमी कई बार कंफ्यूज होता है, कहीं पे लिखा रहता है केवल कि संघ की कार्यपालिका, तो संघ की केवल यहाँ पे अगर संघ की कार्यपालिका प्रधान होगा तो वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यदि ये वास्तविक शब्द यदि जुड़ जाता है, वास्तविक शब्द कि वास्तव में संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो ये कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, चलिए आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। ठीक है, पकानी निकादू। ठीक है, तो नी का मतलब क्या होगा? पकानी, नी मतलब निर्वाचन। ठीक है ना, नी का मतलब क्या होगा? निर्वाचन। तो यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, किस प्रकार से होगा, ये किस कंडीशन में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना है। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। और भारत का जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अप्रत्यक्ष रूप से। और जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कई बार आता है कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है? तो कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए आगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 तरीके से वोट डाले जाते हैं। कितने तरीके से वोट डाले जाते हैं? 2 तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसी के समझ में बहुत कम आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आसानी से समझाऊंगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाले जाते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला देखिए पहला होता है संसद, यानी कि केंद्र से। केंद्र में क्या होती है? संसद होती है, और राज्य में होता है विधानमंडल। केंद्र में क्या होती है? संसद होती है, मान कि हमारा क्या है? संसद है। संसद में लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। ठीक है, और विधानमंडल में क्या होगी? राज्य में यहाँ भी विधान परिषद होगा और विधान सभा होगी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे पहला है केंद्र में कौन होती है? संसद होती है। दूसरा राज्य में क्या होती है? विधानमंडल होता है। ठीक है, केंद्र से क्या होता है कि लोकसभा की निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, दूसरा राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। ठीक है, और राज्य से केवल कौन डालती है? विधान सभा की निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि केवल कौन डालेंगे राष्ट्रपति को वोट? जो निर्वाचित होंगे। क्या होंगे? जो केवल निर्वाचित होंगे वही सदस्य यहाँ वोट डालेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए आगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा है, ध्यान दें, केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। कौन? केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य वोट डालने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 14 सदस्य संसद में होते हैं, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा में, और उसी प्रकार राज्यपाल द्वारा भी प्रत्येक राज्य में एक मनोनीत किया जाता है, तो वो लोग भी यहाँ वोट नहीं डालते हैं। ठीक हो गया ना। आगे देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है।
545 होती है, ठीक है। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं 543, ठीक है। तो ये 543 क्या करेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालेंगे। और जो ये 2 एंग्लो इंडियन हैं ये वोट नहीं डालेंगे, समझ गए। केवल निर्वाचित सदस्य, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 543 होते हैं, यही केवल वोट डालेंगे। 2 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ये नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। अब ये क्यों नहीं डालते हैं वोट, मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक हो गया। ये भी कई बार मेंस में पूछा जाता है, और अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक हो गया। चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 245। कितनी होती है? 245 होती है। और 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? 233 होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। और ये 233 क्या डालते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालेंगे। और जो ये 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ये भी वोट नहीं डालते हैं, ठीक है ना। ये भी आपके वोट नहीं डालेंगे। 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में क्या है? विधानसभा है, ठीक है। क्या है? विधानसभा है। ये विधानसभा के सभी सदस्य क्या डालेंगे? वोट डालेंगे, जो कि निर्वाचित होंगे। और जो ये मनोनीत होंगे, मनोनीत क्या होता है? एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, तो ये भी वोट नहीं डालेंगे, ठीक हो गया। दिल्ली पुदुचेरी भी क्या करेगा? भाग लेता है राष्ट्रपति, ये भी वोट डालता है। और विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, ठीक है ना। विधान परिषद भी नहीं लेती है। अब देखो कौन कौन नहीं डाल रहे हैं वोट, आपको आसानी से समझा देता हूँ पहले कि 2 ये एंग्लो इंडियन भी नहीं डालेंगे वोट। 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डालेंगे। 29 राज्यों में जो एक राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत होता है ये भी वोट नहीं डालेंगे। और विधान परिषद, जो कि विधान परिषद होती है, तो विधानसभा तो वोट डालेगी, परंतु विधान परिषद वोट नहीं डालेगी और विधानसभा डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पे विधान परिषद नहीं डालेगी, सॉरी फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं डालेगी। अब देखिए 2 एंग्लो इंडियन, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, और विधान परिषद नहीं डालेंगे। अब क्या कारण है कि जो ये कि वोट नहीं डालते हैं? तो इसका जो मेन कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत होते हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 12 भी ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, एक ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये विधान परिषद द्वारा मनोनीत, ये विधान परिषद है तो इसलिए यहाँ भी भाग नहीं लेते हैं। तो 2 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। और मान के चलो मैं एक राष्ट्रपति हूँ, ठीक है ना। मैं क्या हूँ? मान के चलो फ्रेंड्स कि मैं हूँ राष्ट्रपति, ये मैं राष्ट्रपति हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैं पहले राष्ट्रपति था, मैंने इनको मनोनीत किया था, 2 एंग्लो इंडियन को, 12 इनको, और एक इनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया था। तो क्या करेंगे कि जब अगले टाइम पे फिर से अगर मैं उठूंगा राष्ट्रपति के लिए, तो ये लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे? ये मुझे ही वोट देंगे, ठीक हो गया। और भारतीय संविधान चाहता है किसी के साथ पक्षपात ना हो, इसलिए इनको यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, माने कि आप वोट देने की अधिकार नहीं है, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, इसलिए इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो चलो विधान परिषद को क्यों नहीं है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार? क्योंकि भाई विधानसभा को तो है, तो विधान परिषद को क्यों नहीं है? कारण क्या है इसका? तो इसका कारण है फ्रेंड्स कि सभी राज्यों में अभी क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं। क्या नहीं है? सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। और जिस दिन यदि सभी राज्यों में विधान परिषद लागू होगी, उस दिन से यह नियम बन जाएगा कि विधान परिषद भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी, ठीक है ना। तो आपने मेंस में ये वर्ड जरूर लिखने हैं कि विधान परिषद इसलिए भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्योंकि सभी राज्यों में अभी तक क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं। केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद है, इसलिए ये भाग नहीं लेते हैं। और 2 ये इसलिए नहीं लेते हैं, ये 12 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं, इसलिए नहीं लेते हैं, ठीक हो गया। आसानी से समझे होंगे फ्रेंड्स आप। अब देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 55, ठीक है। अनुच्छेद 55 क्या बताता है? अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बताता है, यानी कि उसकी रीति, किस प्रकार उसका कोटा होना चाहिए, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 54 में। कई बार ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कोटा किस अनुच्छेद के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कोटा या राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आती है फ्रेंड्स, ठीक हो गया। आसानी से यहाँ तक आप समझे होंगे। ट्रिक बिल्कुल आप याद रखिए, आसानी से आप समझेंगे। पक्कानि निकादु यो ससम, ठीक हो गया।
अब देखो अनुच्छेद 56, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यकाल पक्कानी निकादो, ठीक है ना, पक्कानी निकादो। तो पक्कानी, अब देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, ये होता है आपका 5 वर्ष का, ठीक है ना। यदि इससे पहले राष्ट्रपति चाहिए तो त्याग पत्र भी दे सकता है। त्याग पत्र वो कैसे दे सकता है, या तो उसकी मर्जी, वो सोचेगा कि नहीं मैं राष्ट्रपति नहीं बनता हूँ, मैं छोड़ता हूँ राष्ट्रपति का पद, वो त्याग पत्र देगा। या आकस्मिक उसकी मृत्यु होगी राष्ट्रपति की, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो मर जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा। प्रश्न यहाँ पे एक बार ये प्रश्न मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ा रेड कर रखा है कि ये प्रश्न बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि त्याग पत्र राष्ट्रपति किसे देता है, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति किसे सौंपता है। तो अपना जो त्याग पत्र है, त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है फ्रेंड्स। किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, पक्का नहीं निकाल दू का मतलब दोबारा, ठीक है ना, दू मतलब दोबारा, यानी कि दोबारा राष्ट्रपति क्या बनेगा, दोबारा भी फिर राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। ये उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति पहले राष्ट्रपति था, क्या था, पहले राष्ट्रपति था, तो वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। पहले कोई व्यक्ति राष्ट्रपति था तो अनुच्छेद 57 में साफ यह लिखा गया है कि यानी कि कोई राष्ट्रपति था तो दोबारा भी फिर से राष्ट्रपति बन सकता है, तिबारा बन सकता है, 4 अनलिमिटेड बार बन सकता है, ठीक है। जबकि अन्य देशों में इसकी कुछ सीमाएं रखी गई हैं कि आप 4 बार बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं, है ना। पर भारत में ऐसा कोई भी सीमाएँ नहीं है, आप अनलिमिटेड बार राष्ट्रपति के पद पे विराजमान हो सकते हैं। जबकि अमेरिका की यदि बात करें तो अमेरिका में केवल आप 2 बार ही, कितनी बार, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे, अनुच्छेद 58 पक्कानी निकाद यो क्या था, यो सबसे अलग था ना, बिल्कुल इसका कोई ग्रुप नहीं। यो मतलब योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता की बात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 साफ लिखता है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो पहली योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए तभी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यदि भारत की नागरिकता नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ठीक हो गया। अगली कंडीशन क्या होती है कि 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि जिसको 35 वर्ष आयु जिसकी पूरी हो चुकी हो तो वह क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार हो सकता है। बना नहीं है, बनने के लिए तैयार है, ठीक है ना। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद का मतलब क्या है कि किसी भी सरकारी नौकरी पर ना हो, वो क्या बन सकता है, लाभ राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकता है, ठीक है ना। फिर चौथी कंडीशन है कि लोकसभा सदस्य बनना योग्य हो, यानी कि जो योग्यताएं लोकसभा सदस्य के लिए होती हैं वो सभी योग्यताएं जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़ा हो रहा है उसके पास वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत का नागरिक आप सभी लोग हैं, ठीक है ना। 35 वर्ष आयु भी सभी की है, लाभ के पद भी कुछ लोग हैं, लोकसभा बनने के लिए योग्यताएं भी लगभग सभी के पास है। क्यों, क्या योग्यता क्या होनी लोकसभा की, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ की पद पर नहीं होनी चाहिए, ये योग्यता तो होनी चाहिए। तो ये तो सभी के पास होती है। तो क्या सभी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए चले जाएंगे क्या वहाँ टिकट लेने के, हाँ भी मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम आपको ही इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। राष्ट्रपति वही बनेगा जिसकी बहुत बड़ी पहुंच, यानी कि जो राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ जिसकी है। जैसे उसके लिए क्या चाहिए फ्रेंड्स, मेन जो इसमें जो मेन राष्ट्रपति बनने के लिए मेन योग्यता और उसका जो शर्तें हैं तो आपको पहले पूरा करनी पड़ेगी, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक राष्ट्रपति के पक्ष में होने चाहिए। यानी कि 100 सांसदों से आपकी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, 100 सांसद कि जो आपको आपका नाम दे कि भाई आप उठो, ठीक है ना। तो क्या किसी बंदे की इतनी पहुंच है हम लोगों की कि क्या हम राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते भाई, ठीक है ना। कौन बनेगा भाई, जो राजनीति में पहले से ही है, क्योंकि जो राजनीति में होगा उसी की तो पकड़ होगी उन लोगों से, सांसदों से, विधायकों से, ठीक है ना। तो भाई 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसलिए आम आदमी तो यहीं से बाहर हो जाता है। नहीं तो आम आदमी प्रत्येक भारत का नागरिक है, 35 वर्ष आयु भी सभी की है, नौकरी पे तो कुछ गिने चुने लोग हैं, ठीक हो गया। और लोकसभा सदस्य बनने योग्य तो सभी के पास है, ठीक है ना।
परंतु मार कहाँ पे खा लेते आम आदमी। ये जो पांचवी कंडीशन है कि 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए राष्ट्रपति के पक्ष में, तभी आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है, अन्यथा आप बिल्कुल नहीं हो सकते खड़े। तो ये योग्यता होनी चाहिए। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आप आसानी से योग्यता समझे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे अनुच्छेद 59, ठीक है, ससम। अब ससम से स्टार्ट हो गया। सौ मतलब शर्तें, ठीक है, पहले 100 है शर्तें। 59 में क्या लिखा गया, राष्ट्रपति की कुछ शर्तें दर्शाई गई हैं फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शर्तें या दशाएं किस अनुच्छेद में लिखी गई हैं। अनुच्छेद 59 में लिखी गई हैं फ्रेंड्स। और उसमें कुछ शर्तें ये है फ्रेंड्स आपकी, कि पहली शर्त क्या है कि जमानत राशि आपको 15,000 रुपये जमा करनी होगी, ठीक है ना। पहली शर्त तो ये है भाई, मान के चलो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उसके पक्ष में और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक भी हो गए हैं, तो उसको क्या करने पड़ेगा, 15,000 रुपया अनुमोदक जमानत राशि रखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया भाई, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उनकी पहुंच पागल होगा और उसकी पहुंच विधायक तक भी है, लोग सांसद तक भी है, और उन्हें 50 अनुमोदक भी मिल गया, परंतु पागल नहीं होना चाहिए। यदि पागल होगा तो वो यहीं बाहर हुई है, ठीक है ना। और दिवालिया नहीं होना चाहिए, मेन कंडीशन है दिवालिया। दिवालिया क्या होता है फ्रेंड, दिवालिया का मतलब है कि कर्जदार नहीं होना चाहिए, बैंक का कर्जदार नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ लोग बैंक का इतना कर्जा ले लेते हैं कि बहुत बड़ा कर्जा, जो कि जिनकी पहुंच किससे रहती है, विधायकों से भी रहती है और सांसदों से भी रहती है, और दिवालिया हैं, ठीक है ना। और उठेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले वो तो अपना कर्जा निपटाने की बात करेंगे, देश के विकास के बारे में क्यों सोचेंगे। वो तो भयंकर पहले वहाँ अपने क्या करेंगे, कर्ज को साफ करने की पहले बात करेंगे। तो इसलिए भारतीय संविधान साफ साफ लिखता है अनुच्छेद 59 में कि भाई दिवालिया नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बैंक का कर्जदार है, इतना कर्जा ले लिया, औकात से अधिक कर्जा ले लिया, तो वो क्या होगा, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसकी शर्तें हैं, 15,000 जमानत राशि, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा ऑनलाइन चैनल है वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस, आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, सुरेंद्र शेखर के नाम से। चलिए आगे अब है फ्रेंड्स हमारा अनुच्छेद 60, बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अनुच्छेद 60 देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 60 में लिखा गया है, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई फ्रेंड्स। क्या की गई, शपथ। अनुच्छेद 60, 100 से 60, 100 से शपथ, और ससम तो आपको याद है ही, ठीक है ना, पक्का नहीं निकाल दो यो ससम, ठीक है। ससम 100, 200 होगी, 100 पहले शर्तें और दूसरी 100 शपथ, ठीक है ना। 100 से 60, 100 से शपथ। शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपकी जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा, तो शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स कि यदि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, यानी कि अचानक मृत्यु हो गई है, या कभी विदेश दौरा पर चला गया, या कुछ बीमार है, ठीक, कोरोना वायरस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो भाई यदि किसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो न्यायालय के वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय का ही, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ही जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति महोदय को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा फ्रेंड्स। समझ गए आसानी से। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। क्वेश्चन यदि घुमा के पूछेगा कि भाई यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तो उस स्थिति में कौन दिलाएगा, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। यदि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वरिष्ठ न्यायाधीश भी वो है, क्या बोलते हैं, उपस्थित नहीं है, बीमार हो गया है वो भी, तो तब कौन देगा, उसके नीचे भी कोई दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश होगा तो वो दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या है, सम म मतलब समापन हो गया, म
मौ का मतलब है अनुच्छेद 61 में साफ साफ लिखा गया महाभियोग, ठीक है ना। ससम मौ पे क्या है, मौ महाभियोग कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61। और महाभियोग लाने की शक्ति कहाँ से, किस देश से लाए थे, अमेरिका से, ठीक है ना। अमेरिका से महाभियोग लगाने की शक्ति राष्ट्रपति भी लाए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ठीक है ना, संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, देश के हित में काम नहीं कर रहा है, हित का मतलब है कि देश के विरुद्ध जा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या लाया जाएगा, महाभियोग लाया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स, ये बार बार कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, स्पेशल ध्यान दीजिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि महाभियोग किस अनुच्छेद में लाया जाता है, 61 में लाया जाता है। तो महाभियोग संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, ठीक है ना, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यहाँ ये बिल्कुल क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, जब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, प्रारंभ करने के लिए, उस राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 1/4, ठीक है ना, सदस्य होने चाहिए, यानी कि 25% सदस्य को ये पहले प्रारंभ करना होगा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए 25% सदस्य होने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक हो गया। और 66% यानी कि 2/3, कितना, 2/3 सदस्य इसको पारित करने के लिए चाहिए फ्रेंड्स, ठीक हो गया। तो यदि हम राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या करते हैं, महाभियोग लाते हैं, मान के चलो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी पहले लाया जा सकता है। यदि हम लोकसभा में लाते हैं तो 14 दिन बाद, 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को हम सूचित कर लेंगे कि भाई आपके विरुद्ध क्या किया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि अपना पक्ष रखेगा, ठीक है, यानी कि हम मान के चलो मैं लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या लाता हूँ, लाते हैं महाभियोग लाते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा में जाएगा, किस में, राज्यसभा में जाएगा अपना प्रस्ताव लेके कि भाई मैंने देश के हित में ही काम किया था, मैंने देश के विरुद्ध कुछ काम नहीं किया। तो यदि राज्यसभा इस बात से थोड़ा एग्री होती कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा, तो वहीं पे वो समाप्त हो जा सकता है। यदि राज्यसभा भी वो उसको खारिज करती है, मतलब वो भी समझती है कि नहीं ये भी झूठ बोल रहा है, तो वहीं वो क्या करेगी, उसको पारित कर देगी, ठीक है ना। तो वो 66% यानी कि 2/3 सदस्यों द्वारा वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। परंतु अभी तक कोई भारत में किसी भी राष्ट्रपति का अभी तक क्या नहीं हुआ, महाभियोग नहीं लगाया गया, किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक क्या नहीं हुआ, महाभियोग नहीं लाया गया। प्रश्न पूछेगा कि क्या किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाए गए हैं, तो आपका प्रश्न होगा कि नहीं, महाभियोग अभी तक भारत में स्थिति नहीं बनी है किसी भी राष्ट्रपति के लिए, ठीक हो गया। तो 14 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा लिखित पत्र में कि आपके विरुद्ध क्या लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होगा, तो कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस, यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा ये है यूट्यूब वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस, और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस। ऊपर में जो लिंक आएगी आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।